जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 27 अप्रैल 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के तीनों ही पर्सपेक्टिव, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव में आपको काम दे सकें। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या सुझाव देना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। ओके, फर्स्ट पेज पे जो न्यूज़ है, यह काफ़ी मैंने डिस्कस किया है, खास करके दिल्ली एयर पोल्यूशन को लेकर के कई बार हमने डिस्कस किया है इस टॉपिक पे। देखो, दिल्ली का एयर पोल्यूशन जो होता है उसका पीक टाइम होता है, वो होता है सितंबर अक्टूबर के आसपास से लेकर के मार्च तक का। सितंबर से लेकर के मार्च तक का दिल्ली का एयर पोल्यूशन का पीक टाइम होता है, सबसे अधिक पोल्यूशन वहाँ पे होता है। और इसी पोल्यूशन को देखते हुए अक्टूबर 2020 में सरकार ने एक कमेटी गठित की थी, 18 सदस्यीय कमेटी गठित की थी। और उसी कमेटी के रिकमेंडेशन पे सरकार जो है कुछ नियम चेंज कर रही है। इसको लेकर के थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस पे हम। सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको जानना चाहिए कि एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI के कितना कंपोनेंट है। यूपीएससी ने प्रीलिम्स में इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन कौन सा कंपोनेंट है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो किसी भी सिटी का मेजर किया जाता है वो किया जाता है PM10, PM2.5, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और PB यानी लेड। ये 8 कंपोनेंट के आधार पे एयर क्वालिटी इंडेक्स कहीं भी किसी भी सिटी का मेजर किया जाता है। याद रखने वाली बात है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड शामिल नहीं है, और इसी पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। अगर आपको सिर्फ यह पता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो आप इसका आंसर सही टिक करेंगे। अब देखो, एयर क्वालिटी इंडेक्स पे जो हमने डिस्कस किया था उसका रीजन मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके कुछ पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। तो सॉल्यूशन को लेकर के कुछ पॉइंट मैंने डिस्कस किया था कि हैप्पी सीडर मशीन जो है वो पराली जो लोग जलाते हैं उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पराली जलाने का जो क्षेत्र है नॉर्मली है पंजाब का क्षेत्र, हरियाणा का क्षेत्र और पश्चिम उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। यहाँ पे लोग अधिक पराली जलाते हैं। वो पराली का कारण भी पता है दिल्ली का एयर पोल्यूशन। तो पराली जलाने से रोकने के लिए हमें हैप्पी सीडर मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने ऑड इवन रणनीति लाई थी, यह भी पराली रोकने के लिए या पोल्यूशन को रोकने के लिए, एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए यूजफुल है। इसी तरह से वायु टेक्नोलॉजी दिल्ली सरकार में यूज किया गया, दिल्ली में यूज किया गया था। स्मॉक टावर भी उसे कहते हैं, वो काफ़ी मात्रा में दिल्ली के पॉल्यूशन को कंट्रोल करता था। ग्रेप रणनीति, ये रणनीति हालांकि अब समाप्त कर दिया गया है, लेकिन ये रणनीति भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल जो दिल्ली में आ चुकी है, दिल्ली भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जो इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल पॉलिसी लाई है। वेस्ट टू एनर्जी, बिहेवियर चेंज, आर्टिफिशियल रेन, स्मॉक टावर, ये सारे के सारे वो पार्ट हैं जिसके माध्यम से दिल्ली के एयर पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है। अब देखो इसमें क्या रिसेंट डेवलपमेंट हुआ। रिसेंट डेवलपमेंट ये हुआ था पिछले वर्ष कि सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस थे जस्टिस लोकुर के अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई जो पराली पर नज़र रखेगी। तो एक तो रिसेंट डेवलपमेंट हुआ था 2020 में, जस्टिस लोकुर की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई जो पराली पर नज़र रखेगी कि किसान कहीं पराली तो नहीं जला रहे हैं, या पराली अगर जला रहे हैं तो उसके समाधान के लिए क्या किया जा सकता है। किसान के पास मान लो पराली है तो उसके समाधान के लिए क्या क्या किया जा सकता है। दूसरा रिसेंट डेवलपमेंट हुआ था कि 18 सदस्यीय समिति बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक 18 सदस्यीय समिति बनाई गई थी, और ये समिति जो है, ये समिति EPCA को रिप्लेस करेगी। देखो सबसे पहले तो याद रखो 1998 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण प्राधिकरण EPCA का गठन किया गया था। 1998 में 1998 में EPCA का गठन किया गया था, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत गठन किया गया था। अब देखो 1998 से लेकर 2020 तक यह समिति जो है दिल्ली के एयर पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर पाई, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे EPCA का गठन किया गया था। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ही इस समिति को समाप्त करके 18 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। और 18 सदस्यीय समिति के रिकमेंडेशन के आधार पर यहाँ पे ये निर्णय दिया गया है
कि पराली जलाने वाले किसानों पे अब नहीं होगी किसानों को जेल। तो इसको एक बार इस रूप में पढ़ सकते हैं। इसके पीछे जो स्टोरी है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। जो आपको दिल्ली के एयर पोल्यूशन पे लगातार क्वेश्चन पूछता है उसमें आपको काम देगा। इसको भी एक बार पढ़ सकते हैं कि जो मित्र राष्ट्र हैं वहाँ से जो चिकित्सा सुविधा है वो पहुँचने लगा है। खास करके अमेरिका से भी अब पहुँच रहा है, ऑस्ट्रेलिया से पहुँच रहा है, जापान से पहुँच रहा है, सिंगापुर से पहुँच रहा है। तो कई मित्र राष्ट्र हैं जो वहाँ से स्वास्थ्य सुविधा हमें पहुँच रहा है। कोरोना महामारी के समय में 2020 में जब स्टार्ट हुआ तो भारत ने 60 से अधिक देशों से का मदद किया था, राइट। तो अब विश्व की बारी है, विश्व भी भारत को सुविधाएं भेज रहा है, मेडिकल इक्विपमेंट्स भेज रहा है, मदद भेज रहा है। अब देखो यहाँ पे जो एक टॉपिक दिया हुआ है, प्रवासियों की सुविधाओं का रखे ध्यान उपराज्यपाल। पिछले वर्ष प्रवासी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। 2020 में मुझे याद है जब कोरोना शुरू हुआ था वायरस, तो उस समय में जो है प्रवासी को लेकर के प्रत्येक दिन एडिटोरियल आता था। तो डिटेल्स हम डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको एक जो विचारक हैं प्रवासी को लेकर के उस पर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। जर्मनिक विचारक हैं, जर्मन के विचारक हैं जिसका नाम है रेवेनस्टीन। रेवेनस्टीन ने एक किताब लिखा था जिसका नाम है लॉ ऑफ माइग्रेशन। 1989 में ये किताब आया था लॉ ऑफ माइग्रेशन। और लॉ ऑफ माइग्रेशन में इन्होंने पुश और पुल का सिद्धांत दिया था। पुश पुल क्या होता है? देखो प्रवासी जाते कहाँ से हैं? नॉर्मली गांव के एरिया से जाते हैं। कहाँ जाते हैं? तो सिटी में जाते हैं। बिहार के गांव से जाते हैं, उत्तर प्रदेश के गांव से जाते हैं, मध्य प्रदेश के गांव से जाते हैं, वेस्ट बंगाल के गांव से जाते हैं, या उड़ीसा के गांव से जाते हैं। दिल्ली में जाकर बसते हैं, मुंबई में जाकर बसते हैं, कोलकाता में जाकर बसते हैं। तो यहाँ पे जो है क्यों जाते हैं अपने गांव से प्रवासी, क्यों दिल्ली जाते हैं? तो उसका रीज़न है कि पुश मतलब गांव शहर की जो सुविधा होती है वो उसको आकर्षित करती है, राइट। शहर की सुविधा अपनी और उसको खींचती है, और साथ ही साथ गांव की कमियां जो है उसको पुश करती हैं। शहर की सुविधा उसे अपनी ओर खींचती है यानी पुल करती हैं। शहर में अच्छे स्वास्थ्य सुविधा हैं, शहर में अच्छे स्कूल है, बच्चे को अच्छे स्कूल मिल जाएगा। शहर में जो है काम वगैरह है, काम धंधा है, वहाँ पे उसको अच्छा काम मिल जाएगा, रोज़गार मिल जाएगा। और गांव में क्या है कि गांव की जो समस्या है वो उसको पुश करती है। गांव में स्कूल का अभाव है, गांव में पैसा का अभाव है, गांव में जो है अस्पताल का अभाव है। तो गांव की समस्या उसको पुश करती है और शहर की सुविधा उसे आकर्षित करती है, इसलिए इसे पुश पुल का सिद्धांत कहा गया। 2011 की जनगणना के अनुसार 45 करोड़ प्रवासी जो है भारतवर्ष में निवास करते हैं। 2013 की यूनेस्को के अनुसार 10% योगदान जो है जीडीपी में प्रवासी के द्वारा दिया जाता है। बहरहाल हम इस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रवासी, राइट। इसको लेकर के क्वेश्चन बनने चाहिए। अब देखो ये काफ़ी चर्चा हो रहा है कि किसी सदस्य के आपत्तिजनक पोस्ट के लिए व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन जिम्मेदार नहीं है। पहले ये काफ़ी चर्चा में था कि अगर मान लो आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन हैं और किसी तरह का आपत्तिजनक पोस्ट आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे कर दिया जाता है किसी सदस्य के द्वारा, तो आप पे भी कार्रवाई किया जाएगा, ऐसा कहा गया था। लेकिन अब हाईकोर्ट ने कहा, मुंबई हाईकोर्ट ने कहा कि कोई एक सदस्य अगर कोई आपत्तिजनक पोस्ट किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे कर देता है तो आप उसके एडमिन के खिलाफ एक्शन लेंगे, ये नहीं होना चाहिए। एडमिन इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, राइट। बिजनेस पेज पे कोई खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। देखो बिजनेस पेज पे अभी जो कारोबार को लेकर के न्यूज़ आ रहा है, प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ न्यूज़ आता है। कल भी न्यूज़ आया था कि सीबीआईसी जो है वो जो इंपोर्ट हो रहा है ऑक्सीजन का इक्विपमेंट इंपोर्ट जो हो रहा है वहाँ पे उनको जो है क्लियरेंस दे रही है, राइट। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक लार्जर पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर दिया जाए कि कारोबार को इम्प्रूवमेंट करने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है, पिछले एक वर्ष से सरकार ने क्या क्या किया है, अभी तक वर्तमान तक आज़ादी के बाद से सरकार ने क्या किया है और क्या क्या होना चाहिए। इंडस्ट्रियल इम्प्रूवमेंट के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के इम्प्रूवमेंट के लिए सरकार क्या कर रही है, ये काफ़ी ज़रूरी है। देखो अगर आपको डीपली एनालिसिस करोगे तो आपको ये बात पता चलेगा कि आज़ादी के बाद हमारे देश में सर्विस सेक्टर का ग्रोथ रेट काफ़ी बढ़ा है।
और आज़ादी के बाद हमारे देश में जो है औद्योगिक कृषि सेक्टर का, एग्रीकल्चर सेक्टर का, प्राथमिक सेक्टर का ग्रोथ रेट घटा। तो एक तरफ हम सर्विस सेक्टर में काफ़ी आगे बढ़े हैं, दूसरी तरफ एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट जो है जीडीपी के कंपेयर कम हुआ है, सर्विस सेक्टर जीडीपी के कंपेयर काफ़ी बढ़ा है। लेकिन अगर आप देखोगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है जस का तस बंधा हुआ है। आज़ादी के समय में जितना योगदान भारत की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का था, आज भी कमोबेश उसी के आसपास का। तो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ है आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो क्या एक क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी कि क्या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बगैर भारत जो है विश्व को लीड कर सकता है, या भारत विकसित देश बन सकता है बिना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ध्यान दिए हुए? तो मैं कोशिश करूंगा कि इस पर एक डीपली एनालिसिस आपके सामने प्रस्तुत करूं। बाकी एक बार पढ़ लेना, ये एक बार पढ़ सकते हैं। इस पेज पे कोई खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं नज़र आ रहा मुझे, और एडिटोरियल भी आज का इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं, इसको एक बार चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब देखो, इसको भी एक बार पढ़ लें, ये एडिटोरियल कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि भारत और अमेरिका के रिलेशन पे कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन मैंने किया था 2-3 दिन पहले। मैंने इंडिया और यूएस के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन किया था कि क्या दोनों के बीच में पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, दोनों कहाँ सहयोग कर रहे हैं और दोनों कहाँ जो है एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, राइट। तो कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कसन किया था, वो आपने देखा है, पॉइंट लिख लिया होगा उम्मीद करता हूँ। इसको एक बार पढ़ सकते हैं, उसी पर्सपेक्टिव में 1-2 पॉइंट बस दिया हुआ यहाँ पे। इस पार्ट में देखो, इस पार्ट में पॉजिटिव पॉइंट दिया हुआ और इस पार्ट में निगेटिव पॉइंट दिया हुआ, तो दोनों को पढ़ लें। देखो, संकट के बादल, कच्चे माल की कमी, बंगाल की 5 जूट मिलें बंद। बंगाल जो है भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन करता है, और बंगाल के बाद जो जूट का उत्पादन होता है वो बिहार में होता है। तो हमारे पास एक एक्ट है जूट को लेकर के, ये है जूट पैकेजिंग मटेरियल एक्ट 1987। 2016 या 17 में इसमें इम्प्रूवमेंट किया गया था, और सरकार ने कहा था कि अब जो है सीसीए जो कमेटी है, इकोनॉमिक कमेटी है, उन्होंने कहा था कि जो फूड ग्रेन है, फूड ग्रेन यानी जो खाने की वस्तु है, उसका 100% उसका जो तैयार होगा वो जूट से बने हुए बोरा से तैयार होगा, और जो शुगर का है सामान है उसका 20% जूट के बने हुए बोरा से तैयार होगा, राइट। तो पैकेजिंग जो होगा इसका जूट के बोरा में किया जाएगा, इसमें 100% फूड ग्रेन के लिए और शुगर के लिए 20% किया जाएगा। ये सरकार 2016 या 17 में सरकार ये आदेश लाई थी। इसको भी एक बार पढ़ सकते हैं। देखो, भारत अमेरिका में एक अच्छा खासा संख्या भारत के लोगों का निवास करता है, 1% संख्या भारत के लोगों का निवास करता है। और जब भारत को ज़रूरत थी कच्चे माल की, खास करके कोरोना का जो कच्चा माल तैयार होता है, कोरोना के जो वैक्सीन का कच्चा माल तैयार होता है वो बनता है अमेरिका में, हमें ज़रूरत थी उस कच्चे माल की। तो ऐसे कंडीशन में भारतीय मूल के ही एक वहाँ के डेमोक्रेटिक सांसद है जिसका नाम है राजा, ठीक है, ये जो है भारतीय मूल के डेमोक्रेटिक सांसद है जिसका नाम है राजा कृष्णमूर्ति, इन्होंने ही वहाँ के संसद में आवाज़ उठाया कि भारत को हमें देना चाहिए, राइट। चूँकि ये भारतीय मूल के हैं, भारत का इन्फ्लुएंस कर सकते हो, अमेरिका में अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है, वहाँ की संसद में एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस भारत का है, इसलिए अमेरिका को झुकना पड़ता है भारत की तरफ। तो एक सकारात्मक कदम इसको कह सकते हो भारत और अमेरिका के बीच में। इसको भी एक बार देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में आतंकवादी हमला होता है, और इसी दिन का जब 20 वर्ष कंप्लीट होगा 2021 में, उस समय तक अमेरिका के जितने सैनिक हैं वो अफगानिस्तान से वापस चले जाएंगे। यहाँ पर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि तालिबान इशू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। अमेरिका से, अफगानिस्तान से अमेरिका सेना अगर वापस चले जाएगी तो वैसी कंडीशन में जो अफगानिस्तान में भारत ने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे पैसा इन्वेस्ट किया है 3 मिलियन से अधिक, उस पर संकट के बादल घिर सकते हैं, तालिबान वहाँ सत्ता पर काबिज हो सकती। अभी जब अमेरिका के सैनिक जब अफगानिस्तान में हैं तब तालिबान 40% क्षेत्र पे तालिबान का कब्जा है। अगर वहाँ सैनिक निकल गया, अब अमेरिका के सैनिक अफगानिस्तान से निकल गया, तो वहाँ पे तालिबान का पूर्ण कब्जा हो सकता है, और तालिबान बनाया है पाकिस्तान ने, तो पाकिस्तान का समर्थन करेगा, तो भारत के लिए खतरे का सबब बन सकता है।
चलो इतना ही न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।